तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को हम बता दें कि पिछले वीडियो में मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हूं। तो अगला जो चैप्टर है आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम, बोले तो श्वसन तंत्र। क्या है? श्वसन तंत्र। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। एक किस प्रकार से वर्क करता है, कैसे हमारी बॉडी में सांस वगैरह जब हम लेते हैं तो किस प्रकार से ऊर्जा का निर्माण होता है, इसके बारे में हम कंप्लीट आज देखेंगे। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम का पहला वीडियो है, तो पहले वीडियो से ही हम आपको एकदम स्टार्टिंग से बताएंगे और किस प्रकार से क्या चीज होता है सभी के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं श्वसन। श्वसन क्या होता है, श्वसन की डिफिनीशन क्या होती है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप बोर्ड में आप नोट वगैरह लेकर या कॉपी पेन वगैरह लेकर आप बैठे होंगे, तो उसमें अच्छे तरीके से पहले नोट करिएगा, तब जाके आगे आप देखिएगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम श्वसन के बारे में देखते हैं। श्वसन, देखिए श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है। ग्लूकोज को क्या करता है? तोड़ देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा क्या होती है? निकलती है। क्या होती है? ऊर्जा निकलती है। तो उसके हिसाब से हम आपको एक रिएक्शन बताएंगे, उस रिएक्शन के हिसाब से आप समझोगे। जैसे कि हम ऑक्सीजन को जब बाहर लेते हैं, हालांकि हम एनवायरनमेंट में उपस्थित बहुत सारी ऐसी गैसें होती हैं जिनको हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। तो बॉडी के अंदर या बॉडी में काम लायक जो आपका गैस होता है वो आपका होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। तो बाकी गैसों को हम एक्सलेशन की क्रिया के द्वारा अर्थात निःश्वसन के द्वारा हम बाहर कर देते हैं, और जो हमारे काम लायक गैस होता है उसको हीमोग्लोबिन क्या करता है? उठाकर ब्लड में मिलाता है, और ब्लड क्या करता है? सभी कोशिकाओं को देता है। कोशिकाओं में फिर क्रेब्स चक्र चलता है। उस क्रेब्स चक्र के दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है, और वो 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से प्रोसेस होता है हमारे अंदर एनर्जी बनने का। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं भैया कि क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो हमारे अंदर जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है? ग्लूकोज होता है जब वो टूटता है। क्या होता है? जब वो टूटता है तो वो किस भाग में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा के साथ साथ हमें क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। हम आपको एक बात बताएं कि जो हम सांस को यानी कि जो एयर को हम बाहर छोड़ते हैं उसको आप कभी भी अनुभव किए रहोगे कि उसमें ऊष्मा होती है, उस थोड़ा गर्म होता है। गर्म किसके कारण होता है? जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, क्या होता है? गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। इसी कारण क्या होता है कि हमारे अंदर उपस्थित जो वायु होता है, जब हम उसको बाहर करते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? गर्म महसूस होता है। कैसा महसूस होता है? गर्म महसूस होता है। तो यहां तक इसकी डिफिनीशन हम आपको बता दिए। तो श्वसन कोई भी पूछेगा तो आप इतना कह देना कि श्वसन की क्रिया में हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और वो ऑक्सीजन अंदर जाकर ग्लूकोज को तोड़ता है, और वो ग्लूकोज जब तोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा क्या होता है? हमें मिलती है, अर्थात हम बाहर करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे के और हम देखते हैं श्वसन तंत्र क्या होता है। देखो बेटा, श्वसन एक अलग चीज होती है, श्वसन तंत्र अलग चीज होता है। ठीक है, श्वसन हम जो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं वो आपका हो गया श्वसन, लेकिन तंत्र का मतलब होता है पूरा सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम की मतलब कि इस ऑक्सीजन को अंदर लेने पर साथ एनवायरनमेंट में उपस्थित जो आपका एयर था उसको हम अंदर लिए, तो किस किस तंत्र के द्वारा वो अंदर गया, अर्थात कौन कौन सा ऑर्गन उसमें उपस्थित है, उसी को हम बोलते हैं बेटा तंत्र। क्या बोलते हैं? तंत्र। तो आगे आपका है अंगों का वैसा समूह। अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है। अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, उन्हें हम सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। मतलब कि रिस्पिरेटरी सिस्टम, जो रिस्पिरेटरी आपका सिस्टम है, उसमें जो क्रिया हम करते हैं और सांस लेने की, उसमें हमारी बॉडी में उपस्थित जो इंटरनल ऑर्गन है वो कौन कौन से इस क्रिया में भाग लेते हैं, हम उन्हीं के समूह को क्या बोल देते हैं? श्वसन तंत्र, अर्थात रिस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए आगे की ओर हम देखते हैं कि भैया श्वसन किस प्रकार की क्रिया है। श्वसन एक प्रकार की ऑक्सीकरण की क्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब होता है बेटा कि एक क्रिया हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? श्वसन क्रिया को ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं इसके फलस्वरूप क्या होता है। जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसके फलस्वरूप क्या होता है? हमें ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है। इसीलिए देख तो बेटा कि जो बॉडी होती है हमारी हीट रहती है। क्या रहती है? हीट रहती है। मतलब कि हालांकि हमारी बॉडी दो तरीके से हीट रहती है। पहला, हमारे अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसके कारण हमारी बॉडी हीट रही। दूसरा क्या होता है? हमारे अंदर जब तक सांस चलता
रहता है तब तक हमारी बॉडी क्या रहती है, हीट होती है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम आपको दे दें कि जो डेड बॉडी होती है, वो आप छूकर कभी देखिए ठंडी हो जाती है। कारण ये होता है बेटा कि उसके अंदर जो ये रिस्पिरेटरी वाला सिस्टम, मतलब कि जो ऑक्सीजन अंदर बाहर करने की क्रिया है वो क्या होती है, बंद हो जाती है। मतलब कि एक तो ये बंद हो जाता है, दूसरा ब्लड सर्कुलेट करना भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जब डेथ कर जाता है तो उसके अंदर ये दोनों क्रियाएं एकदम पूरी तरीके मतलब बंद हो जाती हैं, इसीलिए वो बॉडी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। वैसे हम आपको एक बात और बता दें, देखो कोई भी चीज लगातार जब दौड़ती रहती है तो वो चीज ऑटोमेटिक उसके अंदर क्या आ जाती है, हीट आ जाती है। वैसे ही आपका जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में आपके सर्कुलेट कर रहा है और उस सर्कुलेट के दौरान हमारी बॉडी को क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे की ओर हम चलते हैं बेटा कि श्वसन की क्रिया एक अपचयी अर्थात कैटाबोलिक, क्या है, अपचयी या कैटाबोलिक। इसका मतलब होता है कि तोड़ देना। क्या होता है, अपचयी का मतलब होता है तोड़ देना, कैटाबोलिक का मतलब क्या होता है, तोड़ देना। मतलब कि जब हम एयर को अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, इसीलिए इसको कौन सी क्रिया बोली जाती है, कैटाबोलिक। बोले तो अपचयी, क्या बोला था, अपचयी। तो आगे हम देखते हैं बेटा प्रमुख श्वसन अंग देखते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए हम देखते हैं प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है कि श्वसन तंत्र वह अंग जो श्वसन तंत्र वह अंग जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कि आपके अंदर उपस्थित ऐसे ऑर्गन हैं जो श्वसन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उसके बारे में हम देखते हैं भैया कि प्रमुख श्वसन अंग कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि आप देखते हो कि एक कोष की जीव, जो एक कोष की जीव होते हैं वो किस अंग से श्वसन करते हैं, तो आपका विसरण विधि द्वारा। किसके द्वारा, विसरण विधि द्वारा। ठीक है, तो आगे आपका क्या है, जलीय जीव। क्या है, जलीय जीव, जो जल में पाए जाते हैं जीव जंतु, वो किस प्रकार से श्वसन करते हैं, तो वो बेटा गिल्स द्वारा। किस द्वारा, गिल्स। गिल्स आपका इंग्लिश शब्द है, क्लोम आपका हिंदी शब्द है, गल्फड़ आपका उर्दू शब्द है। ठीक है, तो ये तीनों आपको शब्द याद रखना है। अगर ऑप्शन में आपका ये तीनों में से कोई एक आता है तो मतलब एक ही होगा। ठीक है, जलीय जीव किस प्रकार से सांस लेते हैं, गलफड़ के द्वारा, क्लोम हो गया, गिल्स हो गया, तीनों की बात क्या है, एक ही है। अब हम आपको इसमें एक बात बताते हैं बेटा, जो मछली होता है, आप मछली को देखते हो, मछली के साइड में गलफड़ लगा होता है। क्या लगा होता है, गलफड़ लगा होता है। जैसे कि क्या होता है कि हमारा फेफड़ा हो गया, तो हमारा जो लंग्स है वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को छांटता है। तो ऐसे ही जो मछली वगैरह जलीय जीव होते हैं जो गिल्स से सांस लेते हैं, उनमें उपस्थित एक गिल्स जल में उपस्थित ऑक्सीजन को छांट देता है, जल में उपस्थित ऑक्सीजन को छांट लेता है और बाकी चीज को बाहर कर देता है, ऑक्सीजन को अंदर ले लेता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए आप देखते हो जो कीट वगैरह होते हैं यानी कीड़े मकोड़े होते हैं बेटा, उनके अंदर ना तो गिल्स होता है ना तो आपका लंग्स होता है। उनके अंदर बेटा यही जो आपका ट्रेकिया होता है, श्वासनली होता है, उसके द्वारा क्या करते हैं, सांस ले लेते हैं। जैसे आप देखते हो तिलचट्टा वगैरह होता है, अगर उसकी आप मुंडी भी काट दोगे तो वो जिंदा रहेगा। क्या होगा, जिंदा रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि वो आपके लंग्स से सांस नहीं ले रहे बल्कि ट्रेकिया से, यानी कहने का मतलब यहां पर एक नली होती है जिसको बोलते हैं श्वास नली, उसी के द्वारा क्या करते हैं, वो एयर को अंदर लेते हैं। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं, जैसे हम लोग हो गए, मानव वगैरह हो गया, तो मानव किससे सांस लेता है, लंग्स से सांस लेता है। किससे सांस लेता है, लंग्स से। आपको हम एक बात बता दें बेटा कि जो लंग्स होता है अर्थात जो फेफड़ा होता है वो जल की उपस्थिति में काम नहीं कर पाएगा। मतलब कि अगर फेफड़े में आपका वाटर स्टोर हो गया है तो वो फेफड़ा काम नहीं करेगा। ठीक, आई बात समझ में। तो चलिए यहां पर देखते हैं केचुआ, जो केचुआ होता है वो किससे सांस लेता है, त्वचा से। किससे, त्वचा से, जिसको त्वचा के इंग्लिश क्या बोलते हैं, स्किन बोलते हैं। ठीक है, तो जीवाणु वगैरह किससे लेते हैं, मीसोसोम। किसके द्वारा, मीसोसोम के द्वारा। आई बात समझ में। तो चलिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है मेढक से। किससे, मेढक से। तो मेढक बेटा 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कितनी अवस्थाओं में, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। एक पहला क्या होता है, जब वो भूमि पर रहेगा, जमीन पर रहेगा, तब वो सांस लेगा फेफड़े से। किससे लेगा, फेफड़ों से लेगा। जब वो भूमि के अंदर हो जाएगा, मतलब कि यही तालाब वगैरह में रहेगा, तालाब में पानी वगैरह सूख लिया तो भूमि के अंदर चला जाता है, तो वहां पर वो सांस लेता है त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा। मतलब कि भूमि पर रहेगा तो लंग्स के द्वारा लेगा, अगर तो भूमि के अंदर चला गया है तो त्वचा के द्वारा होगा। तो एक अवस्था और होती है मेढक के, जो छोटे छोटे होते हैं, उनको बोला जाता है टेडपोल। क्या बोला जाता है, टेडपोल। उसको बेटा देहाती भाषा बोलते हैं छुच्छी मेघा। क्या बोलते हैं, छुच्छी मेघा। तो मतलब छोटे छोटे रहते हैं, और जब छोटे छोटे रहते हैं वो थोड़ा मछली के आकार के दिखते हैं। किस आकार के, मछली के आकार के दिखते हैं। तो वो किस चीज से सांस लेते हैं, गिल से सांस लेते हैं। किस चीज से, गिल से। तो मेढक की कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं। पहला क्या, जब भूमि पर रहेगा तो किससे सांस लेगा, आपका फेफड़ों से लेगा। जब भूमि के अंदर रहेगा तो त्वचा से लेगा। जब टेडपोल की अवस्था में रहेगा, मतलब छोटा रहेगा, तो किससे सांस लेगा, गिल्स से लेगा। किससे लेगा, गिल्स से लेगा। तो यहां तक कि आपको क्लियर हो गया है कि किस जंतु में कौन सा श्वसन अंग होता है और कौन, मतलब कि किस अंग से सांस लिया जाता है। ठीक है, तो हालांकि आपको यह लगता होगा कि हम सांस लेते हैं नाक से। किससे लेते हैं, नाक से। बेटा नाक से हम सांस नहीं लेते हैं, हम बल्कि एयर जाने
जाने का रास्ता है। क्या है? एयर जाने का रास्ता है। वास्तव में आप जब सांस को लेते हो देखो, तो इस चीज से आप क्या करते हो? प्रेशर क्रिएट करते हो, तब जाके वायु क्या होता है? अंदर जाता है। ऐसा नहीं, ये तो आपका जो ए हो गया, आपका नोज हो गया, ये तो एक प्रकार से क्या है कि सांस लेने का रास्ता है। सांस लेने का क्या है? रास्ता है। तभी रास्ते के बारे में हम बताएंगे, कहां कहां से होकर एयर हमारे लंग्स में प्रवेश करता है। ठीक है, तो कोई भी पूछे कि हम सांस किसके द्वारा लेते हैं, तो लंग्स द्वारा एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो लंग्स में क्या होता है कि वायु जाकर उपस्थित होता है। ठीक है, आज बात समझ में? तो चलिए इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए इतनी बात क्लियर है तो आपको बेटा हम एक बात बता दें कि आपका जो इस प्रकार से एक होता है फूड पाइप, एक होता है आपका एयर पाइप। जब हमको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे तो जिसमें भोजन पूरे रास्ते, यानी कि भोजन जो पूरे रास्ते में घूमता रहता है, उस पूरे रास्ते को हम बोलते हैं आहार नाल, अर्थात फूड पाइप। क्या बोलते हैं? आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। मतलब कि आपका यहां से क्या होता है, दो प्रकार के ऐसे पाइप निकल रहते हैं। एक को बोलते हैं हम एयर पाइप, एक को बोलते हैं फूड पाइप, एक को बोलते हैं श्वास नली, एक को बोलते हैं आहार नली। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर देखो इन दोनों का कनेक्शन सेम रहता है। दोनों का कनेक्शन कैसा रहता है? सेम रहता है। तो मतलब कि बेटा कि अगर भोजन हम खाएंगे, देखो जब भोजन करने हम लोग बैठते हैं, आप लोग बैठते हो, तो आप देखते हो कि भोजन डाइजेस्ट होगा, उस पर किसका कंट्रोल रहता है? ब्रेन का। किसका कंट्रोल रहता है? ब्रेन का। मतलब कि हमारी बॉडी में किस चीज का कंट्रोल रहता है? पूरा कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। इसीलिए पूरे बॉडी को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को ही नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और वो ब्रेन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ब्रेन के अंदर आता है। तो हम देखते हैं बेटा, ये कंफर्म कर लेते हैं कि जो हिचकी वगैरह अचानक आ जाती है खाते वक्त, वो किसके कारण होता है। तो इसके बारे में हम आपको कंप्लीट बता दे रहे हैं, आज के बाद कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। चलिए, तो देखो यहां से आपका दो पाइप होता है, एक फूड पाइप होता है, एक क्या होता है? एयर पाइप होता है। तो देखो एयर पाइप ये वाला होता है, फूड पाइप ये वाला होता है। इससे देखो, इस वाली पाइप से आपका स्टोमक जुड़ा है, अर्थात आमाशय, और इस वाली पाइप से आपका लंग्स जुड़ा है। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। आप बुक वगैरह में जहां पर भी इसका फिगर रहेगा आप देख लीजिएगा। यहां पर हम आपको केवल समझाने के लिए इस तरीके से फिगर बना दिए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां पर। तो ये देखो, जब हम भोजन करेंगे तो ब्रेन का ऑटोमेटिक एक सिस्टम होता है कि जिस चीज का काम रहता है उसी ऑर्गन को काम कराता है। तो यहां पर एक विशेष प्रकार का ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है बेटा एपिग्लोटिक्स। यही कारण, यही सबसे मेन भूमिका निभाता है कि कब भोजन को जाना है स्टोमच में और कब एयर को जाना है लंग्स में, यही चीज निभाता है। तो यही क्या होता है कि जब हम कहीं कभी कभी क्या करते हैं कि भोजन करते 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 अपने दिमाग को किसी दूसरी ओर डिस्टर्ब कर देते हैं। मतलब कि भोजन करते करते किसी से बात करने लगे या कोई चीज अचानक सोचने लगे, तो क्या होता है कि ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि इस एपिग्लोटिक्स को हम एयर की तरफ बंद करें या फूड की तरफ बंद करें। मतलब एयर पाइप की तरफ बंद करें या फूड पाइप की तरफ बंद करें। मतलब कि भोजन जब आप खाते हो तो एपिग्लोटिक्स क्या होता है, इधर ऐसे सट जाता है, और एयर वाली पाइप क्या होता है? बंद कर देता है। एयर वाली पाइप क्या करता है? बंद कर देता है। मतलब कि जब भोजन यहां पहुंचेगा तो जल्दी से क्या करेगा? एयर वाली पाइप को बंद कर देगा। फिर जब भोजन अंदर चला जाएगा फिर क्या आ गया? एपिग्लोटिस फिर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से क्या होता है, कभी कभार जब हमारा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होता है कि ये समझ नहीं पाता है कि हम इस भोजन खा रहे हैं तो भोजन वाली पाइप को बंद करें, या एयर जा रहा है तो एयर वाली पाइप को बंद करें। तो क्या होता है कि अचानक हम भोजन खाते हैं तो ये क्या करता है, किसी बीच में से खड़ा हो जाता है। तो कुछ भोजन का टुकड़ा इस वाले भाग में चला जाता है, कुछ भोजन का टुकड़ा इस वाले भाग में चला जाता है। तो जब इस वाले भाग में चला जाता है तो नीचे से क्या होता है कि एक प्रेशर क्रिएट होता है, और जब तक 100% इसमें से जो आया हुआ भोजन है वो पूरा बाहर नहीं चला जाएगा तब तक आपको हिचकी आएगी। तब तक आपको क्या आएगी? हिचकी आएगी। तो अब ये तो चीज कंफर्म हो गया होगा कि हिचकी किस प्रकार से आती है। तो हिचकी बेटा इसी प्रकार से आती है कि जब आप भोजन वगैरह करते रहते हो तो आप मेंटली क्या होता है कि आप किसी मेंटल अपने ब्रेन को डिस्टर्ब कर देते हो, या किसी चीज को किसी से बात करने लगते हो खाते वक्त, या किसी चीज को सोचने लगते हो, तो ब्रेन प्रफुल्लित क्या होता है कि पूरा आपका ब्रेन सोर्सेस उधर ही लग जाता है। तो मतलब कि जब ब्रेन आपका पूरे डिस्टर्ब हो जाएगा तो सही तरीके से डाइजेशन हो रहा है, क्योंकि भाई ब्रेन को तो 100% पूरा काम करना है कि भाई डाइजेशन, खाना खा रहे हो आपको यहाँ HCl भी निकालना है, गैस्ट्रिक जूस भी निकालना है, पेनक्रियास से कई प्रकार के एंजाइम भी निकालने हैं। तो सारे काम कौन देखता है? ब्रेन देखता है। अब भैया जब आप खाते वक्त ब्रेन को ही डिस्टर्ब कर दोगे तो ब्रेन इतना सारा क्या करेगा? अपना काम यही कर देगा। ठीक, तो इसको एपिग्लोटिक्स वही क्या होता है? खड़ा हो जाता है। तो कुछ भोजन का भाग क्या होता है? इसमें चला जाता है, और नीचे से एक प्रेशर क्रिएट होता है, और जितनी बार वो प्रेशर लगेगा उतनी बार हमको हिचकी आएगी। और कितनी बार हिचकी आएगी? कि जब तक भोजन इस लंग्स से एयर वाली पाइप से जब तक भोजन सही तरीके से पूरा बाहर नहीं हो जाता है। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए एक बात हम आपको और कन्फर्म कर दे। आपको ये मन में होगा कि अगर एयर अमाशय वाले में जाएगा तब भी हिचकी आएगा? नहीं बेटा, एयर अगर अमाशय में जाएगा तो हिचकी हमें नहीं आएगी, क्योंकि एयर आपका इसमें जाएगा जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन
अगर एयर वाली पाइप में फूड चला गया तब दिक्कत होगी, अगर फूड वाली पाइप में एयर जाएगा तो हमें हिचकी वगैरह नहीं आएगी, कोई दिक्कत। देखो जब इसमें ये सब क्रियाएं में क्या होता है कि आपको भोजन वगैरह जब करते रहिए तो सही तरीके से एकदम बढ़िया दिमाग को एकदम स्थिरित करके भोजन को करिए, ठीक है। तो चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब आगे हम देखते हैं बेटा मानव का श्वसन मार्ग, यानी कि जो हमारे अंदर श्वसन मार्ग है उसके बारे में अच्छे तरीके से देखते हैं। तो देखो पहले नंबर तो आप ये देख लीजिए कि इसका आप डिफिनीशन कैसे बताओगे। तो मानव जब श्वसन करता है, जब हम श्वसन करते हैं, जैसे हम सांस लिए तो एयर अंदर गया, कहां गया, एयर अंदर गया, तो यही क्या होगा कि जब हम सांस लिए तो वायु, तो जो वायु गया वो जिस मार्ग का अनुसरण कर रही है, जिस मार्ग से जा रही है, जिस मार्ग से जा रही है उसी मार्ग को हम क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। मतलब हम यह कह सकते हैं जब हम श्वसन करते हैं तो वायु अंदर हमारे जाता है और वायु जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, श्वसन मार्ग बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं श्वसन मार्ग आपका निम्नलिखित होता है। जैसा पहला आपका बेटा होता है नासा छिद्र। क्या होता है, नासा छिद्र। आपका जो नोज होता है, नोज ये छिद्र है, मतलब वो यहां पर इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, नासा छिद्र। इसको बोलते हैं नोज ट्रिल। क्या बोलते हैं, नोज ट्रिल बोलते हैं। अगला आपका देखो यहां आपका हो गया नासा, यहां से ये देखो एक जो नली आई हुई है यहां पर नोज के पास, उसको बोलते हैं नासिका कपाट। क्या बोलते हैं, नासिका कपाट। अब हम आपको बता दें कि नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल होते हैं जो एयर में उपस्थित धूल कण मिट्टी को रोक देते हैं, एयर में उपस्थित धूल कण मिट्टी को रोक देते हैं। और हमारे नाक में बाल होना बेटा बहुत जरूरी है, इसीलिए जो एयर जाता है एनवायरमेंट में बहुत सारे धूल कण मिट्टी होते हैं, तो जैसे ही सांस को हम लेते हैं तो उसमें उपस्थित जो धूल कण मिट्टी होता है उसको ए बाल क्या करता है, रोक देता है। क्या करता है, रोक देता है। फिर आगे जाने के बाद जब कुछ उस एयर में उपस्थित और कुछ धूल कण मिट्टी बच जाते हैं तो यहां जो आपका नासा कपाट है इसके अंदर एक म्यूकस, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उसमें जाकर क्या होता है, चिपक जाता है। क्या होता है, चिपक जाता है। तो एक आध हफ्ते बाद क्या होता है, जब वो सूख जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, नकटी करके निकाल देते हैं। क्या करते हैं, उसको खकोर कर क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो वही क्या होता है कि ये जो हमारे एयर में उपस्थित धूल कण मिट्टी होता है वही जाकर चिपक जाता है। आप ऐसे हाथ डालकर देखोगे यहां तक आपका क्या होता है, म्यूकस होता है। अब वो अलग बात है कि सर्दी जुकाम में क्या होता है कि एकदम पूरा चलाता है तो उसमें अनकंट्रोल हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में नहीं। तो ये प्रकार का आपका ये होता है, ठीक है। तो चलिए ग्रासनी आपका क्या होता है, ये आपका हो गया ग्रासनी। क्या हो गया, ग्रासनी। अंदर ये आपका क्या होता है, ग्रासनी। क्या होता है, ग्रासनी हो गया। इसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में फेरिंग्स बोलते हैं। फिर अगला क्या होता है आपका, स्वर तंत्र। क्या होता है, स्वर तंत्र होता है जिसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। तो पहले कहां पर एयर जाएगा, नासा छिद्र, नासा छिद्र से नासिका कपाट, नासिका कपाट से ग्रासनी, ग्रासनी से आपका जाएगा स्वर तंत्र। कहां पर जाएगा, स्वर तंत्र। स्वर तंत्र के बाद बेटा पहुंचेगा आपका एयर श्वास नली में, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। अब देखो बेटा ये आपका होता है ट्रेकिया। क्या होता है, ट्रेकिया। ट्रेकिया में कुछ इस प्रकार से छल्लेनुमा संरचना होती है। क्या होती है, छल्लेनुमा संरचना होती है जो इस पाइप को आपस में चिपकने से रोकती है। अगर ये छल्लेनुमा संरचना ना हो तो ये जो आपका ट्रेकिया है आपस में चिपक जाए तो हम सांस ले नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, इन पाइप को आपस में चिपकने से रोकता है, आपस में चिपकने से रोकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, श्वास नली। क्या बोलते हैं, श्वास नली। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेकिया। क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। अगला आपका है बेटा कि ये दो भागों में बट जाता है। क्या होता है, देखो यहां पर श्वास नली था तो ये एक भाग में था, यहां पर देखो दो भाग में बटा है, दो भाग में। जब दो भाग में बटेगा तो उसको बोलेंगे बेटा ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। ये यहां पर देखो सिंगल में था तो ये आपका क्या हो गया, ट्रेकिया। जब ये दो भागों में बटा है तो ये आपका क्या हो गया, ब्रोंकाई। क्या हो गया, ब्रोंकाई, ठीक है। तो आगे जाने के बाद देखो इसमें से छोटी छोटी ये कुछ इस प्रकार से संरचना निकली हुई जिसको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलिस। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलिस। तो पहला आपका क्या था, जब सिंगल था, यानी कि जब सिंगल था तो उसे क्या बोले, ट्रेकिया। क्या बोले, ट्रेकिया। जब दो भागों में बटा उसे क्या बोले, ब्रोंकाई। जब उसी दो भागों में और इस प्रकार से ऐसे निकल गया तो उसे क्या बोले, हम ब्रोंक्यूलिस। क्या बोले, ब्रोंक्यूलिस। और ब्रोंक्यूलिस के आगे कुछ इस गुच्छानुमा संरचना होती है। गुच्छानुमा क्या होती है, संरचना होती है, इसको बोलते हैं एल्विली, हिंदी में बोलते हैं वायु कोष्ठक। क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक, ठीक है। तो अगला आपका क्या है, वायु कोष्ठक। तो फाइनली जो आपका एयर होता है बेटा यहीं आकर रुकता है, यहीं आकर रुकता है। कोरोना में क्या हुआ था कि ये चीज क्या हुआ था, एकदम भर गया था, पूरा क्या हो गया था, भर गया था। जो कोरोना आपका कोविड-19 जो आया था तो इसमें क्या होता है, अटैक सबसे पहले कोरोना इसी पर किया था, ये पूरे वायु कोष्ठक के भर लिया था। तो सांस लेने की दिक्कत, सांस लेने की जगह थी नहीं तो व्यक्ति सांस ले नहीं पाता था, तो सांस फूलने लगता था। आई बात समझ में। तो उसको वेंटिलेटर पर एक लास्ट चांस होता है, वेंटिलेटर आपके मुख से क्या होता है कि पाइप डाली जाती है आपके लंग्स में और वहां से बाहर से पंप किया जाता है और उस पंप के थ्रू क्या होता है, एयर को अपने तुम्हारे लंग्स में भेज जाएगा, अर्थात जिसमें वेंटिलेटर जो पेशेंट रहेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पाइप के थ्रू क्या होता है कि एयर को भेजा जाता है ताकि ब्लड उस एयर में से ऑक्सीजन को लेकर
कोशिका तक पहुंचाए और कोशिका क्या करे, माइटोकांड्रिया को दो और माइटोकांड्रिया क्या करे, क्रेब्स चक्र के दौरान क्या बनाए, ऊर्जा बनाए, क्या बनाए, ऊर्जा बनाए। ठीक है, तो वेंटिलेटर क्या होता है कि लास्ट चांस होता है बेटा, कि वेंटिलेटर सबसे लास्ट चांस होता है, और उसके बाद क्या होता है फिर ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकता, उसके बाद फिर आदमी की डेथ हो जाती है अगर उससे नहीं बचा तो आदमी। ठीक है, तो चलिए यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है बेटा। चलिए अब आपको हम बता दें बेटा कि इसके आपका जो लंग्स होता है इसके नीचे कुछ यू आकार की संरचना होती है, कुछ यू आकार की इस प्रकार की क्या होती है, इस प्रकार की क्या होती है, संरचना होती है, जिसको बोलते हैं बेटा डायाफ्राम। क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। तो ये डायाफ्राम क्या करता है कि हमारे सांस लेने में लगभग 75% हेल्प करता है। कितना परसेंट, 75%। अब हम आपको एक बात बताएं, जो ये जस्ट लगा होता है लंग्स के नीचे, कहां पर लगा होता है, लंग्स के नीचे, लंग्स के नीचे लगा होता है। तो जब हम सांस को लेते हैं कुछ इस प्रकार से लगा होता है, जब हम सांस को लेते हैं, जैसे हम सांस को लिए तो ये क्या करेगा कि डायफ्राम ऐसे नीचे बैठ जाएगा। क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। तो जब हम सांस को छोड़ेंगे, छोड़े तो ये क्या होगा, ऊपर से उठ जाएगा। मतलब कि अगर ये आपका डायफ्राम ना रहे तो लंग्स से नीचे जाएगा नहीं, और जब हमको एयर को बाहर निकालना होगा तो ये डायफ्राम के प्रेशर क्रिएट करता है, तभी क्या होता है, एक लंग्स में प्रेशर जनरेट होता है, उसके दौरान क्या करते हैं हम एयर को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो कभी कभी देखते हो बेटा कि एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है कि बॉडी में कहीं पर ना तो टूटा रहता है, ना तो कहीं पर फटा रहता है, कहीं से ब्लड भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि आदमी तुरंत मर जाता है। तो उसके दौरान क्या होता है बेटा कि डायाफ्राम क्या होता है कि टूट जाता है। डायफ्राम जब टूटता है तो आदमी की तुरंत मृत्यु हो जाती है, तुरंत मर जाता है वहीं पर। क्यों, क्योंकि डायफ्राम जब टूटेगा तो आदमी सांस ले नहीं पाएगा, जब आदमी सांस लेगा नहीं तो बेटा जिंदा कहां से वो रहेगा। तो इसका काम क्या होता है कि सांस लेने में लगभग 75% क्या करता है, ये मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको हम एक बात बता दें, जो प्रेग्नेंट महिला होता है, जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं, यानी कि जो प्रेग्नेंट हो जाती है, उनमें क्या होता है डायफ्राम काम थोड़ा कम करता है। डायफ्राम क्या करता है, काम थोड़ा कम करता है। ठीक है, तो आगे की वीडियो में आपको हम इन सभी पार्टों के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से कहां पर कैसे होता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब बेटा इसमें से वायु पहुंच जाता है तो क्या होता है कि ये रुधिर क्या होता है, यहां पर ब्लड आता है, मतलब कि हार्ट पंप करता है, यहां पर आता है, आने के बाद ब्लड में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन रहता है वो यहां से ऑक्सीजन को उठाता है, फिर ऑक्सीजन और ब्लड क्या करता है, ब्लड को देता है, फिर मतलब सॉरी ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, तो वो ब्लड क्या करता है, पूरी कोशिकाओं को बांटता है, और कोशिका में उपस्थित आपका होता है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया के अंदर एक क्रेब्स चक्र चलता है, उस क्रेब्स चक्र के दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है, और वो 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो इतनी बात आपको हम क्लियर बता दिए। आगे की वीडियो में हम आपको इसके बारे में और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, अर्थात नेक्स्ट पार्ट के लिए आप बने रहिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास इसको शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें।